नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और हम आज सर्वेक्षण आधारित जो आप शोध करते हैं या प्रोजेक्ट पेपर करते हैं उसमें जो दूसरा चैप्टर होता है उसको हम कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मतलब जो भी प्रकाशित या अप्रकाशित जो साहित्य आपके विषय से संबंधित छपा होता है उसकी आप समीक्षा करते हैं। तो हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस समीक्षा को कैसे करते हैं और इस समीक्षा को कैसे लिखा जाता है। ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैंने कुछ ऐसी पीएचडी की थीसिस देखी हैं जो एक किताब का जिक्र करते हैं, ये किताब इसने लिखी है, इस सन में लिखी है, वो तो सब ठीक ठाक लिखा जाता है। फिर उसके बारे में 8-10 लाइन लिखी जाती है, वो भी ठीक है। मगर उसके बाद दूसरी किताब ले ली जाती है, उसने क्या कहा ऐसा लिखा जाता है। फिर तीसरी किताब ने क्या लिखा, और कभी कभी जो है जो जर्नल्स में क्या आर्टिकल्स छपे उसको ऐसे लिखा जाता है। मतलब टुकड़ों में बातें कही जाती हैं। मेरे हिसाब से ऐसा रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना, ऐसे साहित्य की समीक्षा करना अनुचित है। कम से कम पीएचडी की थीसिस में या एमफिल की थीसिस में ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि साहित्य समीक्षा कैसे लिखी जाती है। और जब आप कोई सांख्यिकी आधारित शोध करते हैं तो यह प्राय या आपका जो है दूसरा चैप्टर होता है। पहला इंट्रोडक्शन होता है, भूमिका होती है जिसमें हम पहले बात कर चुके हैं, कल बात कर चुके हैं, और आज हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर में बात करने वाले हैं। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में 2-3 बातों को, मोटी मोटी जो बातें होती हैं उसको आप ध्यान में रख लें। एक तो ये कि किताबों की समीक्षा प्राय कम होती है और जो प्रकाशित लेख या अप्रकाशित रिपोर्ट होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि ये जो हैं हाल में छपे होती हैं। आपकी किताब 2 साल 5 साल पुरानी हो सकती है और जब वो लिखी गई होगी तो 1-2 साल लेखक ने लिखे होंगे, फिर छपने वो 6-8 महीने 1 साल ले लेती है। तो प्राय किताबों में जो जानकारी होती है उचित तो होती है, सही तो होती है, मगर वो पूरी तरह से प्रासंगिक नहीं होती। प्रासंगिक अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो फिर आपको उसको जर्नल्स में जो लेख छपे उस पर जाना चाहिए। अब हिंदी में जो पीएचडी की जाती है उसमें थोड़ी दिक्कत होती है कि आपको जो है ना वो शायद उस तरह की जर्नल्स हिंदी में कम छपती हैं। एक आध कोई अच्छा नाम है तो आप जानते होंगे वो छपती होंगी, वरना विदेशों में ये ज़्यादा छपती हैं। खैर, उस समस्या में हम नहीं जाते हैं। तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आपके पास वो जर्नल्स उपलब्ध हैं, उनकी आप जो है समीक्षा करने, उनमें छपे हुए लेखों की आप जो है समीक्षा करने वाले हों। दूसरी बात, आपको ये ध्यान देना चाहिए कि हर समीक्षा जो लिखते हो वो उसमें मुश्किल से 10, 12, 13, 14, 15 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होनी चाहिए, कम हो जाते हैं तो और अच्छी 8-10 लाइन होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात जो समीक्षाओं के बारे में ये है कि समीक्षा जितनी प्रासंगिक हो, जितने हाल में छपे हुए लेख हों, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। 20 साल 30 साल पहले क्या लिखा गया है उस पर कम फोकस कीजिए। ले तो सकते हैं आप, अगर काम जो है अधिक महत्वपूर्ण काम 20 साल 30 साल पहले हुआ तो उसको लीजिए, मगर जो हाल में छपा है उस पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कोई इवैल्यूएटर है जो समझदार है, जो पढ़ा लिखा अच्छी तरह से जानता है, पढ़ा लिखा है, वो ये देखेगा कि आपने जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है, कितने आपने जर्नल्स को रेफ़र किया है, वो जर्नल्स 1 साल 2 साल 3 साल पहले कब छपे हैं। ये बात भी आपको ध्यान देना रिव्यू ऑफ लिटरेचर में बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास वो उपलब्ध होने चाहिए जर्नल्स, और उन पे जो और केवल आपसे विषय संबंधित ना हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि समझिए आपकी मेथडोलॉजी से कोई मिलती जुलती है, आप काम कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स पे, डेलीज़ पे, पत्रिकाओं पे, मगर टेलीविज़न में कोई उसी शोध को लेकर उस शोध पे जो है आपसे मिलता जुलता मेथडोलॉजी अगर इस्तेमाल की गई है, उसमें वही सिद्धांत या थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया गया, तो उसको आप पुनः विचार करें, क्या इसको भी आप ले सकते हैं। अपने गाइड से बात करें, अपने सुपरवाइज़र से बात करें, वो बताएगा कि ऐसे भी लेख को आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो मान कर चलिए कि कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के क्षेत्र में सामग्री की कमी नहीं है, प्राय जो कमी नहीं है। अब आप बिल्कुल ही आधुनिक अगर कोई विषय ले रहे हैं तो शायद उसमें थोड़ी कम हो, और ऐसी स्थिति में आप अपने टाइटल के अंदर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का नाम देते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब ये हुआ कि उस विषय में जो है ज़्यादा अधिक काम नहीं हुआ है। ये तो सभी जानते हैं, ये तो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मगर इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च प्राय ऐसे विषयों पे की जाती है जहां आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं किए हों। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है ये सुनिश्चित नहीं किया होगा, और दोनों के बीच में क्या संबंध है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, ये अगर पूरी तरह से निर्धारित नहीं हुआ, इसमें काफ़ी काम इस पे काफ़ी काम नहीं हुआ है,
तो ऐसे रिसर्च को आप मूलतः एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, और ऐसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर आप हाइपोथेसिस कम रखते हैं, नहीं रखते हैं, आप रिसर्च क्वेश्चंस रखते हैं, क्योंकि आप जानते नहीं हैं। और रिसर्च क्वेश्चंस को मोटा मोटा से आप इस तरह समझिए कि जो वाक्य आप प्रश्न चिन्ह से ख़त्म करते हैं वो रिसर्च क्वेश्चन हो गए। और हाइपोथेसिस हमने जैसे देखा है कि एक वाक्य है जिसमें ये तीनों चीज़ें होती हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्या नेगेटिव रिलेशनशिप है, या कर्वीलिनियर रिलेशनशिप है, ये सब बातें जो है उसमें ध्यान दी जाती हैं। खैर, तो अपन अब बात करते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखेंगे। इसमें आपको 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले आप समझिए, आप एक लेख पढ़ते हैं, तो लेख के बारे में आप अपने जो रफ नोट्स बनाते हैं उसमें लेख के टाइटल, कहाँ छपा है, किसने इसके लेखक कौन हैं, पत्रिका का कौन से अंक में छपा है, किस पेज से लेके किस पेज तक है, ये सब जानकारी आप जो है एक स्टाइल से लिखते हैं। और अगर कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म डिसिप्लिन को सोशल साइंस में माना जाता है तो जनरली आम तौर पर ये माना जाता है कि आप APA स्टाइल फॉलो करेंगे, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एक निर्धारित जो तरीका है आपके रेफरेंसेस लिखने का, वो आप उस तरह से जो है अपना नोट कर लेंगे। उसके नीचे वो आपने जो लिखा है कि शीर्षक लिखा है, ऑथर का नाम लिखा है, पत्रिका का नाम लिखा है, इत्यादि इत्यादि सब लिखे हैं, वो उसके नीचे आप एक दूसरा पैराग्राफ में आप ये लिखेंगे कि उस लेख की मुख्य बातें क्या हैं। अब मुख्य बातों से क्या मतलब है? मुख्य बातों से ये मतलब है कि लेख में क्या पता लगा है, उसके रिजल्ट्स क्या हैं। अगर वो समझिए कि सांख्यिकी आधारित है तो उसकी हाइपोथेसिस कितनी थी, है ना, और उसकी हाइपोथेसिस के रिजल्ट्स क्या थे, क्या हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई थी या उसको सपोर्ट नहीं मिला था, इस तरह की बातें नोट कर लीजिए। और अगर समझिए किसी लेख में 4, 5, 6, 7 हाइपोथेसिस हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सभी हाइपोथेसिस को आप नोट करेंगे। आपके विषय से जो मिलती जुलती है, आपके हाइपोथेसिस से जो हाइपोथेसिस मिलती जुलती है, उसको आप नोट करेंगे, उसके रिज़ल्ट को नोट करेंगे और उसका क्या रिज़ल्ट निकला। और जब उसके लेख के अंदर जनरली ये होता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस का मतलब इसका औचित्य क्या है, उसके डिस्कशन में इसके बारे में लिखा जाता है कि ये महत्वपूर्ण जानकारी क्यों है, ये अगर रिजेक्ट हो गई ये हाइपोथेसिस तो इसका मतलब क्या है ना। तो उसको जैसे हाइपोथेसिस में कहते हैं उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होता है, एक स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस होता है। हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो गई है तो इसका ये स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है, मगर उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उस बात को आप विशेष रूप से नोट करेंगे। और उसको आप, और कभी कभी आप उसके अगर कोई किसी तरह का लेखक ने कोई सुझाव दिया है उस हाइपोथेसिस से संबंधित, तो उसको भी आप नोट कर लेंगे। ये मूलतः जो है आप 6-8 लाइन के अंदर कर लेते हैं, है ना। आपको कुछ जानकारियाँ आपके एब्स्ट्रैक्ट में मिल जाती हैं और लेख के शुरू में छपता है, या आपको पूरा लेख पढ़कर ये जानकारी मिल जाती है। तो खैर आपने ये एक लेख के बारे में ये करा कि उसकी रेफरेंसेस आपने पूरी तरह से नोट कर लिए, और फिर उसके नीचे एक आपने दूसरा पैराग्राफ लिखा जिसके अंदर ये जो मैंने अभी बातें कहीं वो आपने नोट कर ली। अब आप दूसरे लेख के बारे में लोगे, उसमें भी वही फार्मूला इस्तेमाल करोगे जो मैंने आपको भी बताया। उसमें भी शीर्षक नोट करोगे, उसके भी लेखक नोट करोगे, पत्रिका का नाम नोट करेंगे आप, कौन से अंक में छपा है, कौन से पेज में है, ये सब इत्यादि जानकारी आप लिखेंगे। और जब ये काफ़ी बार आप ये काम कर लेंगे, इसका मतलब आपने 8, 10, 15 जो जर्नल्स या 1-2 किताबें भी नोट कर पे अगर आपने लिखा है, आपके पास उपलब्ध है और किताबों की भी जानकारी ऐसे लिख देंगे, उसकी समीक्षा कर लेंगे, तो फिर आप क्या करते हैं, ये जितने भी रेफरेंसेस आपने हर लेख या हर समीक्षा के ऊपर लिखे हैं, इसको आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ले जाते हो। और जो पैराग्राफ आपके सामने लिखा होता है, अब आपके पास क्या है, 10 आपने अगर लेख लिखे हैं तो 10 समीक्षाएं आपके पास हैं। अब ये 10 समीक्षाओं को आप आसानी से पढ़ते हो, आराम से पढ़ते हो और समझने की कोशिश करते हो कि इसमें क्या मिलता जुलता है, कुछ क्या कनेक्शंस हैं। जैसे कुछ हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई हैं, कुछ हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुई हैं, किसी में एक तरह का सुझाव है, किसी में दूसरे तरह का सुझाव है, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन देखते हो। और ये बात, और कभी कभी जो है किसी प्रॉब्लम पे कोई लेख फोकस करता है, कभी किसी सोल्यूशन पे फोकस करता है, ये बातें आपको नोट करनी पड़ेगी। कभी कभी किसी कॉज पे फोकस करता है, कभी किसी के सोल्यूशन पे इफ़ेक्ट पे फोकस करता है, कहीं जो है इफ़ेक्टिवनेस के बारे में बात की जाती है, कहीं इनइफेक्टिवनेस के बारे में बात की जाती है। तो आपको ये खुद ढूंढना पड़ेगा कि लेख में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिलती जुलती हैं, लॉजिकली एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लॉजिकली एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हैं। थिंग्स दैट आर सिमिलर एंड थिंग्स दैट आर नॉट सिमिलर। तो सिमिलर के जितने भी आपने समीक्षा की उसको एक तरफ रख लोगे, और जितने भी
सिमिलर नहीं है उसको आप दूसरी तरफ लिख लोगे। उसके बाद आप सबको मिला जुला के एक जो है एक पैराग्राफ, एक पन्ना, आधा पन्ना जो इस पे लिखोगे। तो उसके अंदर ज़रूरी ये है कि आप ये कहोगे कि इसके अंदर ये मिला, इसके अंदर ये मिला, इसके अंदर ये मिला, ये प्रॉब्लम्स थी, इस प्रॉब्लम्स को इस तरह से आइडेंटिफाई किया गया था। और जब ये सब एक साथ लिख लोगे आप, तो उसको चाहो तो आप एडिट कर दो, थोड़ा और कम कर दो। और सबसे महत्वपूर्ण बात फिर आप ये करते हो कि ये सब आपने 10 में से 4 आपको जो हैं ऐसे मिले हैं जिसमें सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं, तो उसके पहले आप 2 या 3 लाइन से ज़्यादा बड़ा नहीं, 2 या 3 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखते हो। ये इंट्रोडक्शन जो है ये आपका सारांश जो मिलता है, जो आपको पैटर्न दिखाई देता है ये सब 4 या 5 लेखों के अंदर समीक्षाओं में, उसके बारे में एक ऊपरी जानकारी जो है आप एक इंट्रोडक्टरी सा एक इंट्रोडक्शन उसमें जो है आप लिखते हो। और फिर एक स्टडी और दूसरे स्टडी के बीच में आप एक ट्रांजिशन बिल्ड करते हो। तो इस तरह से जो है आप पूरा काम करते हो। उसके बाद फिर आप जो सिमिलर रिजल्ट्स नहीं मिले हैं उसके बारे में भी आप बिल्कुल वैसे ही करते हो। तो इस तरह से जो है आपने क्या किया है, सब जो मिलती जुलती कनेक्शंस क्या हैं वो देख लिए। एक तरह का पैटर्न एक तरह का मिला, दूसरे तरह का पैटर्न दूसरी तरफ मिला। हर पैटर्न के सामने एक इंट्रोडक्शन लिखते हो। हर जो है समीक्षा के एक समीक्षा और दूसरे समीक्षा के बीच में आप ट्रांजिशन बिल्ड करते हो। और फिर जो है ना इस तरह से अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप लिखते हो। कभी कभी आप ये भी कर सकते हो कि कोई नई सी पैटर्न इतना अच्छा निकल कर सामने आता है। कभी कभी पैटर्न्स निकल के नहीं आते, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। कभी कभी पैटर्न्स बहुत अच्छी तरह निकल कर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक उसमें थीम आइडेंटिफाई करते हो। रिजेक्ट नहीं हुई और ये हाइपोथेसिस जो है किसी बड़े लेखक ने ये कहा था, किसी दूसरे विषय में ये बात की गई थी। आप तो कर रहे हो प्रेस पे, मगर टेलीविज़न में भी ये बात निकल कर आई है। आप इसको संक्षिप्त रूप से ये भी आप इसको जोड़ सकते हो। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर प्राय एक ऐसी कहानी है जो किसी समीक्षा पे आधारित है। ये चैप्टर आपको ज़्यादा बोझिल तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर लिखने के लिए आपको समझ होनी चाहिए, आपको थियरी की समझ होनी चाहिए, थोड़ी मेथडोलॉजी की समझ होनी चाहिए और एक नज़रिया होना चाहिए कि आप एक इंसाइट से एक पैटर्न को आप ढूंढ पाएँ और उस पैटर्न को जो है आप एक साथ लिखें, उसमें ट्रांजिशन बिल्ड करें और उसके पहले आप इंट्रोडक्शन करें। मैं समझता हूँ कि अपन ने काफ़ी सैद्धांतिक रूप से ये बात की है। कभी मौका मिला तो एक उदाहरण के तरफ, जैसे मैंने कुछ अच्छे रिव्यू ऑफ लिटरेचर कुछ पढ़े हैं, वो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।